चलो बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी में सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखें। हिंदी में हमने सेकंड चैप्टर देखा था ना, बापू की कुटिया में। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी। और ये एक रेखा चित्र था, एक कैरेक्टर स्केच। गांधी जी की कुटिया का, उनके आश्रम का दर्शन वो रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया था। और वहां पे उनकी जो जो चीजें हैं उन चीजों को बहुत करीब से इन्होंने देखा। और गांधी जी को याद करते हुए इन्होंने काफी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। हमने चैप्टर पूरा समझा था कि भाई लेखक को जो है वो पहले खुद को वो बदनसीब मानते थे कि भाई गांधी जी जब तक जिंदा थे वो तब तक मिल क्यों नहीं पाए। लेकिन उसके बाद यहाँ कुटिया में आकर वो खुद को खुश नसीब भी मानते हैं कि भाई काश गांधी जी जिस वक्त जिंदा थे उस वक्त अगर मिलने आते तो उनकी चीजों को इतना ध्यान से नहीं देख पाते, है कि नहीं। और उनकी सब चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन तो लेखक ने किया और बहुत प्यार से किया है। ये हमने पूरा चैप्टर समझा था। आज उनके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग समझे, तो क्वेश्चन आंसर्स भी ध्यान से समझना कि जैसे सबसे पहले प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर, जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो लॉन्ग क्वेश्चंस पहले हम लोग समझे। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन में याद है ना, पहले चैप्टर में बताया था कि जब भी आप लिखो तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहले इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है और उसके बाद जो चैप्टर का मेन कॉन्टेक्स्ट पूछा हुआ है वो कॉन्टेक्स्ट, वो टॉपिक जो है वो ज्यादा एक्सप्लेन करना है। तो मैंने भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखी है हर आंसर के लिए और उसके साथ साथ जो मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, शॉर्ट में आंसर लिखा है। आपको एग्जाम में ये आंसर को थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। अरे ध्यान। तो चलो लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करें। उसमें पहला क्वेश्चन देखें कि बापू की कुटिया में आकर लेखक अपना सौभाग्य क्यों मानता है। कि यहाँ कुटिया में आकर लेखक जो है वो अपना सौभाग्य मतलब अपना अच्छा नसीब क्यों मानते हैं, खुद को खुश नसीब मानते हैं कि वो यहाँ पर आए हैं। क्यों ऐसा? तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ये इंट्रोडक्शन सभी सभी क्वेश्चंस के लिए सेम, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे 3-4 वो सब के लिए जो है ये इंट्रोडक्शन सेम रहेगा, बाकी का टॉपिक चेंज होता रहेगा। तो ये इंट्रोडक्शन अगर कहें तो ध्यान से समझ लेना वो भी कि बापू की कुटिया में प्रसिद्ध साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित एक रेखा चित्र है। कि बापू की कुटिया में, ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखना कि चैप्टर का नाम है कि ये चैप्टर प्रसिद्ध साहित्यकार जो बहुत बड़े लिटरेचर हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, उनके द्वारा रचित, उनके द्वारा लिखा हुआ एक रेखा चित्र, एक कैरेक्टर स्केच है ये पूरा। इसमें लेखक ने महात्मा गांधी की सादगी, उनकी सिंप्लिसिटी, उनके उच्च विचार, उनकी हाई थिंकिंग तथा उनकी कुटिया में रखी वस्तुओं के माध्यम से और उनकी कुटिया में जो जो चीजें रखी हुई है उनके माध्यम मतलब उनके अकॉर्डिंग उनके महान व्यक्तित्व का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया है। उनके महान व्यक्तित्व के, गांधी जी जो इतने शानदार जो है वो कैरेक्टर था उनका, उसका बहुत प्रभावशाली, बहुत इफेक्टिवली जो है वो यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया है कि भाई रामवृक्ष बेनीपुरी ने इस चैप्टर के द्वारा जो है गांधी जी की सिंप्लिसिटी, गांधी जी की हाई थिंकिंग और उनकी चीजों के द्वारा उनका जो ग्रेट कैरेक्टर था उसके बारे में यहाँ बहुत इफेक्टिवली उन्होंने लिखा हुआ है। अरे ध्यान, ये इंट्रोडक्शन याद रख लेना बेटा, इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो ये लिखना है। अब मेन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में दिया कि भाई बापू की कुटिया में आकर लेखक अपना सौभाग्य क्यों मानता है, खुद को खुश नसीब क्यों मानते हैं। तो जैसे मेन पॉइंट था चैप्टर का वही मैंने बताया ना कि भाई वो खुद को पहले बदनसीब मानते थे कि वो गांधी जी जब जिंदा थे तब आ नहीं पाए थे उनसे मिलने, लेकिन अब खुद को खुश नसीब मानते हैं क्योंकि आज वो बापू की कुटिया में आए हैं और गांधी जी की सब चीजों को बहुत ध्यान से, बहुत पास से वो देख रहे हैं। इसी वजह से खुद को खुश नसीब मानते हैं। ये पॉइंट लिखेंगे। मैंने शॉर्ट सेंटेंस लिखा है, आप डिटेल में लिखना थोड़ा। जैसे गांधी जी के जीवित रहते न मिल पाना वह दुर्भाग्य, कि लेखक जो है वो इस चीज को दुर्भाग्य मानते हैं कि भाई गांधी जी के जीते जी वो उनसे मिल नहीं पाए। कि हजारों लोग रोज जो है वो गांधी जी से मिलने के लिए आते थे और वो जो है वो खुद कभी गांधी जी से मिल नहीं पाए, इसमें वो खुद का दुर्भाग्य भी मानते हैं। लेकिन अगर उस वक्त आते तो गांधी जी की चीजों को इतनी करीब से न देख पाते। लेकिन लेखक ये भी कहते हैं कि अगर उस वक्त वो यहाँ पर आते, गांधी जी से मिलने आते, तो गांधी जी की चीजें, गांधी जी के पास में जो भी चीजें पड़ी हुई हैं उन सबको इतना करीब से वो कभी नहीं देख पाते, जिनमें उनके बिस्तर के निकट इतनी देर तक न बैठ पाते। अगर वो उस वक्त आते जब गांधी जी जिंदा थे तो गांधी जी के पास, उनके बिस्तर के पास में इतनी देर तक आराम से नहीं बैठ पाते जितना वो अभी बैठ पा रहे हैं। शांत कुटिया का इतना तादात्म्य न स्थापित कर पाते।
कि इतनी शांत कुटिया में इतना तादात्म्य, मतलब कि एक तरह का कनेक्शन जो है वो नहीं बना पाते। भाई उस वक्त अगर वो गांधी जी से मिलने आते तो इस कुटिया में रोज जो है वो हजारों की भीड़ रहती थी, रोज न जाने कितने लोग गांधी जी से मिलने आते थे। तो उस वक्त इतनी शांति शायद इस कुटिया में नहीं होगी। आज लेखक यहाँ पर पहुंचे हैं तो उस कुटिया में जो है वो एकदम शांति है, और उस शांति की वजह से वो वहां पर गांधी जी को खुद को फील कर पा रहे हैं, तो सब चीजों को जो है वो एनालाइज कर पा रहे हैं, खुद का कनेक्शन बना पा रहे हैं गांधी जी के साथ। शायद ये कनेक्शन वो उस वक्त न बना पाते, और उनके पायताने बैठकर उनके बारे में इतना सब न लिख पाते। और उनके ही पायताने, जो उनके एक तरह से कारपेट जैसा कहो, कि जहां गांधी जी खुद, गांधी जी से मिलने वाले लोग खुद वहां पर आकर बैठते थे, तो उस वक्त तो शायद लेखक उनके पास बैठकर उनके बारे में इतना लिख नहीं पाते। आज वो उनकी कुटिया में ही बैठकर ये सब अच्छी तरह से लिख पा रहे हैं, और इन सब की वजह से ही वो खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि भाई ये मेरा सौभाग्य है कि मैं गांधी जी की कुटिया में इस वक्त आ पाया। कि उस वक्त आते तो बात ही अलग थी कि गांधी जी को खुद देख पाते, तो वो तो ठीक है, वो अलग बात, लेकिन वो उस वक्त नहीं आ पाए, आज आ पाए हैं, उसमें भी वो खुद का सौभाग्य मानते हैं कि कम से कम गांधी जी की चीजें, गांधी जी की कुटिया को इतनी शांति से, इतने प्यार से वो देख तो पाए हैं। आ रही ना बात ध्यान? हाँ, ध्यान से समझना बेटा। तो ये क्वेश्चन अगर पूछे तो उसमें ये पॉइंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, अच्छी तरह से नोट कर लो ये पॉइंट, तो फिर सेकंड क्वेश्चन भी समझे। फिर जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि बापू के कमरे में लेखक को क्या क्या दिखाई देता है, कि गांधी जी की कुटिया में जाकर जो उनके कमरे में वो बैठे तो वहां पर लेखक ने क्या क्या चीजें देखी, उन सब चीजों का नाम लिखना है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में वो सब चीजें लिखी है, उनके बारे में थोड़ा सा सेंटेंस बनाकर आप लोग लिखना। तो बापू के कमरे में लेखक को क्या क्या दिखाई देता है, उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो लिखेंगे ही, इंट्रोडक्शन आपकी सेम ही रहेगी ये सब आंसर्स के लिए, और उसके बाद ये लिखेंगे। तो भाई सबसे पहले उनके कमरे में क्या दिखाई देता है, तो गांधी जी का जो है वो सबसे सिंपल और सबसे महान उनका बिस्तर, ठीक है ना, कि क्या शानदार, सिंपल और शानदार जो है वो उनका बिस्तर बना हुआ, कि जिनमें सबसे पहले खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर उसे खादी से ढककर बनाया गया बिस्तर। ये लिखना है पूरा, कि खजूर की चटाई पर, कि खजूर के पेड़ से बनी हुई जो है वो चटाई, उसका कारपेट के नीचे जो है वो खजूर की चटाई, उसके ऊपर एक गद्दा रखा हुआ और उसे खादी से ढका हुआ, उसे जो है वो खादी के कपड़े से, चादर से जो है वो ढका हुआ, ऐसा जो है वो उनका बिस्तर। उस बिस्तर के ऊपर जो है वो एक तकिया और तुलसी की माला, कि जिस पर गांधी जी हमेशा जो है वो टेका देकर बैठते थे, लेटते थे, और तुलसी की माला जिसमें वो हमेशा जप करते रहते थे। उनका प्रिय चरखा, उनकी घड़ी और खड़ाऊ, उनका प्रिय चरखा कि जो गांधी जी हमेशा चलाते थे और जिनसे जो है वो उन्होंने न जाने कितने लोगों को जो है वो ना खुद की तरफ अट्रैक्ट किया उस चरखे के थ्रू। उनकी घड़ी, उनकी खड़ाऊ, खड़ाऊ वो लकड़ी की चप्पल उनकी, ये सब चीजें वो लेखक गांधी जी के कमरे में देखते हैं और देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इनके अलावा उनके कमरे में जो जो चीजें दिखाई देती है, जैसे उनकी अलमारी के ऊपर 3 बंदर, एक तरफ पड़ी हुई उनकी अलमारी और ऊपर जो है वो 3 बंदर, एक के जो है वो कान, एक की आंखें और एक का मुंह बंद है ना, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, है कि नहीं। तो वो गांधी जी के 3 बंदर जो हमेशा गांधी जी की सीख देते रहते हैं। उनका उनका कलमदान, है ना, उनका कलमदान जिसमें वो अपनी कलम, वो इंक पॉट एक तरह से कहें कि उनकी पेन एंड इंक पॉट, वो कलम डाल के जिससे वो लिखते थे। रद्दी कागज का एक टोकरा, पास में पड़ा हुआ एक टोकरा है कि जिसमें गांधी जी कुछ भी रद्दी कागज हो, कचरा हो तो वो वहां पर रखते रहे, एक छोटे से डस्टबिन की तरह। एक रद्दी कागज का एक टोकरा वहां पड़ा। पीतल का थूकदान, ठीक है ना, पित्तल का बना हुआ एक थूकदान, कि जिससे गांधी जी हमेशा खुद साफ करते थे, वो और किसी को नहीं देते थे साफ करने के लिए। तो पीतल का थूकदान। एक स्टैंड पर रखी पेंसिल, एक साइड में जो है वो एक पेन स्टैंड, पेंसिल स्टैंड, उस पर एक पेंसिल रखी हुई, और कताई का सामान, और जो है वो एक कताई का सामान जो वो चरखे में यूज करते थे वो, ठीक है ना। ये सब चीजें वो लेखक ने गांधी जी के कमरे में ऑब्जर्व की। और इसके अलावा बिस्तर के पास 3 खानों का एक शेल्फ, बिस्तर के पास में ही पड़ा हुआ 3 खानों का एक शेल्फ, कि जिसमें अलग अलग चीजें, उनकी किताबें रखी हुई, ठीक है ना, उनकी जो है वो किताबें रखी हुई, उनके जो है वो फेवरेट थॉट्स वहां पर जो है वो लिखे हुए हैं। तो ये सब चीजें लेखक गांधी जी के कमरे में ऑब्जर्व करते हैं, और वो ऑब्जर्व करके गांधी जी को वो फील करते हैं कि जैसे गांधी जी जो है वो अभी भी इसी कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। उन्हें यही फील होता है कि गांधी जी अभी तक यहीं पर ही हैं,
कि जैसे वो गए ही नहीं है, उनकी चीजें आज भी जो है वो एज इट इज पड़ी हुई हैं और गांधी जी की हमेशा याद दिलवाती रहती है। अरे बात ध्यान, हाँ तो नोट करना बेटा, ये सब चीजों के नाम नोट कर लेना कि अगर आपको पूछे कि भाई उनके कमरे में क्या क्या है तो ये सब चीजें अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना आपको, पक्का। चलो नोट कर लो इसे भी। तो उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन देखें। फिर जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन है कि बापू के बिस्तरे को लेखक क्यों महान मानता है। बापू के बिस्तरे को, उनके बेड को जो है वो लेखक महान मानते हैं। क्यों महान मानते हैं तो उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे ना। इंट्रोडक्शन सेम लिखेंगे जैसे पहले दो क्वेश्चन में भी लिखी, वैसे इंट्रोडक्शन लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे कि भाई देखो, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, इसमें जो मैंने शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हैं उसके जरिए बता रहा हूँ कि लेखक जो है वो बापू के बिस्तरे को महान मानते हैं। क्यों, तो इसमें लिखेंगे कि भाई लेखक जब जो है वो बापू की कुटिया में गए थे, बापू की कुटिया को देखने के लिए, तो उनकी सादगी देखकर, उनकी सिंप्लिसिटी देखकर लेखक जो है वो मंत्रमुग्ध हो गए, एकदम बहुत जो है वो खुश हुए। ऋषि मुनियों की तरह उनकी सादगी थी कि जिस तरह से पहले के समय में ऋषि मुनि रहते थे, जितनी सिंप्लिसिटी से, उतनी सिंप्लिसिटी से गांधी जी रहते हैं। और उनकी सिंप्लिसिटी अगर देखनी हो तो वो सिंप्लिसिटी जो है वो उनके बेड के थ्रू जो है वो सबसे अच्छी तरह से दिखाई देती है। बेड के थ्रू सबसे अच्छी तरह से दिखाई देती है उनकी सिंप्लिसिटी कि भाई इंसान को जो है वो सोने के लिए, भाई जब इंसान पूरा दिन मेहनत करता है, दौड़ धाम करता है, तो उसको सोने के लिए जो है वो एक आरामदायक गद्दा चाहिए होता है। या पूरे दिन अगर कहीं उसे बैठना हो तो वो बैठने के लिए उसे आरामदायक चीजें चाहिए होती है, तो जिससे वो इंसान कहता है कि भाई मुझे रेस्ट तो चाहिए ना, है कि नहीं, हर इंसान ये कहता है। लेकिन गांधी जी ऐसे नहीं थे कि गांधी जी की महानता के दर्शन उनकी सादगी से ही होते हैं। कि गांधी जी क्यों इतने महान कहलाते हैं, क्योंकि उनकी सादगी से ही पता चलता है कि गांधी जी को कोई चीज की जो है वो लालच नहीं थी, लोभ नहीं था उन्हें कोई भी चीज का। गांधी जी हमेशा जो है वो खुद को सिंपल रखना चाहते थे। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये सादगी का जीवन और उच्च विचार, यही जो है वो उनके जीवन का मंत्र था। तो सिंप्लिसिटी में रहना और सोच जो है वो बड़ी रखना, और यही जो है वो चीजें सबसे पहले उनके बेड के थ्रू दिखाई देती है। उनका बेड जो है वो कैसा बना हुआ, तो खजूर की चटाई पर एक गद्दा रखकर और उस पर खादी की चादर बिछाकर, कि नीचे जो है वो खजूर की एक छोटी सी चटाई, उसके ऊपर जो है वो एक सिंपल सा गद्दा और उसके ऊपर खादी की एक चादर और उसके ऊपर एक सिर्फ एक तकिया रखकर, कि इतना सिंपल जो है वो बेड कि जहां पर गांधी जी पूरा दिन बैठते थे, अपना काम करते, चरखा चलाते, आए हुए लोगों से जो है वो बातें करते, ठीक है ना। ये जो है वो उनकी सादगी के दर्शन है। और उनका बेड, लेखक कहते हैं, लेखक तो उनकी सादगी से एकदम मंत्रमुग्ध हो गए, ठीक है ना, इतने अट्रैक्ट हुए कि उसके लिए तो ये सब वो बात लिख रहे हैं लेखक। कि लेखक कहते हैं कि उनकी सादगी देखकर उन्हें इतनी खुशी हुई, उनका ये सिंपल सा बेड देखकर उन्हें ऐसे लग रहा था कि जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी, जो उनके सोने चांदी से जो है वो सजे हुए उनके सिंहासन, उनके जो है वो आसन, उनके बेड होते, बिस्तर होते, रत्न जड़ित सिंहासन भी इनके सामने फीके लगते थे। कि सोने चांदी से जो है वो सजे हुए सिंहासन हो, बिस्तर हो, वो भी जो है वो इनके सामने फीके लगे, ऐसा गांधी जी का बिस्तर था। और वो जो है वो खुद को धन्य मानते हैं कि गांधी जी के इस बिस्तर को जो है वो इतनी नजदीक से वो देख पाए। और लेखक कहते हैं कि यही वो जगह है कि जहां पर बैठकर गांधी जी ने न जाने कितने बड़े बड़े डिसीजन लिए, न जाने कितने बड़े बड़े लोगों से मिले। जो सोने चांदी से सजा हुआ बिस्तर होता है उस पर भी इतने महान लोग नहीं बैठे होंगे कि जितना महान इंसान गांधी जी, वो सिर्फ एक छोटे से इस बिस्तर पर बैठा हुआ है। और इसी वजह से उस बिस्तर को भी जो है वो लेखक महान मानते हैं कि जिनके ऊपर इतना महान इंसान गांधी जी भी जो है वो बैठे हुए थे। बराबर। तो जो ये बिस्तर से कनेक्ट किया हुआ है वो इसलिए कनेक्ट किया हुआ है कि उनसे गांधी जी की सिंप्लिसिटी पता चलती है, गांधी जी की महानता पता चलती है। कि भाई बड़े बड़े लोग होते हैं, कोई भी हो, उन्हें सबसे पहले जो है वो आराम चाहिए होता है, जबकि गांधी जी तो सोने के लिए भी जो है वो एक सिंपल से गद्दे पर सो जाते थे, उन्हें कोई दूसरी जगह पर आराम नहीं मिलता था। तो ये सादगी की वजह से ही जो है वो गांधी जी महान बने हैं, और उसी वजह से उनका ये बिस्तर भी महान है कि जिनके ऊपर इतने महान इंसान हमेशा बैठते थे। अरे बात ध्यान, हाँ ये कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है बेटा। बराबर, ये पॉइंट्स अच्छी तरह से याद करना कि उसके अंदर क्या है। ये 4 लाइंस, इसके अकॉर्डिंग आपके जो है वो 2-3 पैराग्राफ वो ध्यान से बनने चाहिए, पक्का। चलो नोट कर लो ऐसे थर्ड वाला क्वेश्चन, तो फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन भी देखें हम लोग। फिर जैसे फोर्थ वाला हमारा क्वेश्चन है
कि किस बात की कल्पना लेखक को भावमुग्ध कर देती है, कि कौन सी बात की कल्पना, कौन सी बात की इमेजिनेशन लेखक को भावमुग्ध, भावमुग्ध मतलब कि भाई इमोशनल कर देती है, ठीक है, वो एकदम खुश हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, कौन सी बात की इमेजिनेशन करके। तो किस बात की कल्पना, तो उसमें एक छोटी सी बात है कि भाई गांधी जी के कमरे में उनके बिस्तर के पास पड़ी हुई कुछ चटाइयां थी, चटाइयां दूसरे कारपेट थे, वही कारपेट के जिनके ऊपर एक वक्त दुनिया के बड़े बड़े लोग वहां पर बैठते थे, देश विदेश के बड़े बड़े लोग वहां बैठते थे और गांधी जी से बातें करते थे। आज उन्हीं चटाइयों पर लेखक खुद बैठे हुए हैं, कि जिन पर कभी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग बैठते थे, आज उसी पर जो है वो लेखक खुद बैठे हुए हैं। तो वही चीज, ये जो इमेजिनेशन है कि ये वही चीज है कि जिसके ऊपर कभी सरदार पटेल बैठे थे, आज मैं बैठा हुआ हूँ वहां पर। तो यही चीज जो है वो लेखक को भावमुग्ध, इमोशनल कर देती है, खुश कर देती है कि यार ये तो वही चीज है कि जिस पर कभी महान लोग बैठे हुए थे, आज मैं वही जगह पर बैठा हुआ हूँ। बराबर ना, ये छोटी सी बात है उसमें। तो किस बात की कल्पना लेखक को भावमुग्ध कर देती है, तो उसके आंसर में इंट्रोडक्शन तो सही में लिखेंगे और उसके बाद ये लिखेंगे कि भाई बापू के कमरे में बिस्तर के पास पड़ी चटाइयां थी। ये मैंने सिंपल में लिखा है, आप थोड़ा सेंटेंस बनाकर लिखना कि भाई लेखक जब गांधी जी की कुटिया में विजिट करने के लिए, गांधी जी की कुटिया देखने के लिए गए थे, तो वहां पर उनके कमरे की सब चीजें देख रहे थे और वहां पर बापू के कमरे के बिस्तर के पास कुछ चटाइयां पड़ी थी और लेखक को याद आया कि यह वही चटाइयां हैं कि किसी वक्त इन्हीं चटाइयों पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, देश विदेश से आने वाले व्यक्ति, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, मतलब बड़े बड़े जो है वो नेता कहो, जो राजनीति से जुड़े हुए हो, पत्रकार, रिपोर्टर, साहित्यकार, लिटरेचर, इतने बड़े बड़े लोग आदि बैठते होंगे, कि ये वही चटाइयां हैं कि जहां पर ये सब बड़े बड़े लोग कभी बैठते होंगे और गांधी जी की बातें सुनते होंगे, गांधी जी के साथ जो है वो वार्तालाप करते होंगे, कि कितने खुश नसीब होंगे वो लोग कि जो यहाँ बैठकर गांधी जी से बातें करते होंगे। और वो खुद को भी खुश नसीब मानते हैं कि आज उन्हीं पर लेखक अकेले बैठे हैं, कि आज उन्हीं पर जो है वो लेखक वहां बैठे हैं गांधी जी के बिस्तर के पास ही और उन्हीं चटाइयों पर बैठे हैं। भले गांधी जी नहीं है, लेकिन वो इमेजिन कर रहे हैं कि काश गांधी जी अभी यहीं बैठे हैं और वो भी मुझके मेरे साथ वार्तालाप कर रहे हैं। ये वही प्लेस है कि जहां पर एक वक्त इतने बड़े बड़े लोग बैठे थे, आज ये लेखक खुद वहां बैठे हुए हैं। तो ये जो इमेजिनेशन है, ये जो कल्पना है, इसी यह सौभाग्य की कल्पना, ये जो सौभाग्य, ये जो खुद का खुश नसीब मानते हैं लेखक खुद को, तो इसी सौभाग्य की कल्पना की वजह से लेखक भावमुग्ध हो जाते हैं। भावमुग्ध मतलब इमोशनल हो जाता है, यार कितनी अच्छी बात है, ये वही प्लेस है कि जहां पर एक वक्त बड़े बड़े लोग बैठते थे, आज मैं वहां पर बैठा हुआ हूँ। तो ये इमेजिनेशन लेखक को इमोशनल कर देती है। अरे पॉइंट ध्यान, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा, आपको एग्जाम में पूछे तो ये कॉन्सेप्ट जस्टिफाई करना है, ऐसा नहीं पूरे चैप्टर की सब बातें उसमें लिख दो, जो जरूरी नहीं है वो बातें लिखनी ही नहीं है, जो जरूरी है वो कॉन्सेप्ट खाली आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो चलो ये भी लिख दो, अच्छी तरह से नोट कर लो ये सब पॉइंट्स। और उसके बाद ये जैसे लॉन्ग क्वेश्चन देखे, तो अब जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग जल्दी से समझे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन, प्रश्न 2 आता है हमारा, प्रश्न तो 2-3 वाक्य में होता है। अब 2-3 सेंटेंस में हमें आंसर लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये 2 मार्क में पूछे जाते हैं। अच्छा, इसके जब आंसर लिखो तो जैसे पहले भी बताया है आपको कि इसके आंसर में आपको इंट्रोडक्शन लिखने की नीड नहीं है, इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है आपको, डायरेक्टली आंसर लिखना है, जो टॉपिक पूछा हुआ है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है उसमें, ठीक है ना। तो चलो अब उसके क्वेश्चन हम लोग समझे। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेखक अपने आप को दुर्भागी क्यों समझते हैं, लेखक क्यों खुद को दुर्भागी, बदनसीब मानते हैं। तो ये चैप्टर की स्टार्टिंग ही है ना, कि लेखक जो है वो पूरी जिंदगी गांधी जी से नहीं मिल पाए थे, उसी वजह से खुद को दुर्भागी मानते हैं, है कि नहीं। लेकिन ये पॉइंट जो मैंने लिखे हैं वो पॉइंट वहां पे लिखना, एग्जाम में ये पॉइंट्स लिखना, सिर्फ एक सेंटेंस नहीं, और इनको थोड़ा सा एक्सपांड करना आप लोग। जैसा है कि भाई बापू के आदेश पर लेखक अपनी पढ़ाई छोड़कर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। गांधी जी ने जब पूरे देश को आदेश दिया था कि भाई हर कोई ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, तो ये लेखक भी, राम वृक्ष बेनीपुरी भी अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना सब कुछ छोड़कर अपना पूरा जीवन देश की आजादी में उन्होंने लगा दिया था। और कई बार संकटों का सामना करना पड़ा, कि लेखक को कई बार संकट, कितनी बार जो है वो मुसीबतें सहन करनी पड़ी, कितनी बार जेल में भी जाना पड़ा। और इस बात में भी लेखक जो है वो नाराज नहीं थे, उसमें खुद को बदनसीब नहीं मानते थे, कि दुखी नहीं मानते थे कि मुझे जेल में जाना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। वो तो इन बातों में खुश थे, उन्हें गांधी जी के लिए बहुत श्रद्धा, बहुत विश्वास थी,
कि बापू के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी, कि बहुत विश्वास था उन्हें कि नहीं, जो गांधी जी बोल रहे हैं वो सही है, कि हम आजादी की लड़ाई में जुड़े हैं, ये हमारे लिए काम है। तो जेल में जाना, मुसीबतें सहन करना, इसमें खुद को बदनसीब नहीं मानते थे। लेकिन लेकिन उनके जीवन काल में वह बापू से नहीं मिल पाए, कि अपनी पूरी जिंदगी में जब तक गांधी जी जिंदा थे तब तक वो खुद गांधी जी से फेस टू फेस मिल नहीं पाए। इस बात की वजह से लेखक खुद को दुर्भागी मानते हैं, कि इसकी वजह से लेखक मानते हैं कि भाई मेरा नसीब खराब है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी गांधी जी से फेस टू फेस मिल नहीं पाया। ठीक है ना, कि गांधी जी कई बार उनके शहर में भी आए थे जहां लेखक रहते थे, लेकिन कोई ना कोई कारण की वजह से वो लेखक गांधी जी से मिल नहीं पाए, उनकी मुलाकात नहीं हुई। इसी वजह से वो खुद को बदनसीब मानते हैं। बराबर, जेल में जाना, मुसीबतें सहन करना, इसलिए खुद को बदनसीब नहीं मानते, लेकिन वो गांधी जी से मिल नहीं पाए इसलिए खुद को बदनसीब ज्यादा मानते हैं। अरे बात ध्यान, हाँ ध्यान रखना है बेटा, ये आंसर में ये लिखना चीज है। फिर सेकंड क्वेश्चन है वैसे, कि लेखक ने गांधी जी के बिस्तरे को गौरवशाली क्यों कहा है? लेखक ने गांधी जी के बिस्तरे को, उनके बेड को गौरवशाली क्यों कहा है? ये तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी था ना, सेम आंसर है, सेम आंसर इसमें भी लिखो तो भी ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन में था वैसे ही। कि भाई गांधी जी के बिस्तर को क्यों गौरवशाली कहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे ना कि भाई गांधी जी का बिस्तर कैसे बना हुआ है। तो लेखक जब गांधी जी की कुटिया में उनके सब चीजों का दर्शन करने के लिए गए थे, तो वहां उन्होंने गांधी जी का बिस्तरा देखा, जो एक खजूर की चटाई पर गद्दा रखकर खादी की चादर से ढका हुआ था। उनका बिस्तर कैसे बना हुआ था, तो नीचे खजूर की चटाई, ऊपर जो है वो एक गद्दा, और उस गद्दे को खादी की चादर से ढक दिया गया था। इतने सिंपल वे में जो है उनका बिस्तर बना हुआ था। और यही सादगी की वजह से गांधी जी जो है वो इतने महान बने हैं, कि गांधी जी की महानता इसी सादगी में है। कि गांधी जी क्यों इतने महान कहलाते, क्योंकि इसी सादगी की वजह से जो है वो इतने वो ग्रेट बन पाए। बाकी गांधी जी के बाद लिटरली कोई चीज की कमी नहीं थी, अगर वो चाहते तो बड़ा सा जो है वो सिंहासन जैसा उनका आसन होता, बेड होता, तो भी कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन उन्होंने ये कोई चीज नहीं ली। उन्होंने अपना पूरा जीवन सादगी में बिताया, तो सादा जीवन और उच्च विचार, यही उनका जो है वो मंत्र रहा है, और इसी के हिसाब से उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाला है। तो उनकी सादगी वो उनके बिस्तर से सबसे पहले दिखाई देती है, कि उनका बिस्तर इतना सिंपल था कि बड़े बड़े रत्न जड़ित सिंहासन भी इनके सामने फीके लगते थे। कि बड़े बड़े रत्न जड़ित सिंहासन, राजा महाराजाओं के सिंहासन हो, वो भी इस बिस्तर के सामने फीके लगे। जो जो आराम, जो खुशी ये बिस्तर दे पाता है, शायद वो बड़े बड़े सिंहासन भी न दे पाते। और इस बिस्तर पर उस इंसान ने आश्रय ग्रहण किया था जिनके दर्शन को लोग तरसते थे, और ये वही बिस्तर था जिस पर वो इंसान ने आसन ग्रहण किया था। वो इंसान इस बिस्तर पर बैठे हुए थे कि जिनके दर्शन के लिए लोग तरसते थे, दूर दूर से आते थे इनका दर्शन करने, इनकी बातें सुनने के लिए। वो इंसान इस बिस्तर पर बैठा हुआ था, और इसी वजह से लेखक जो है वो गांधी जी के इस बिस्तर को गौरवशाली मानता है, कि भाई बड़े बड़े सिंहासनों पर भी जो है वो ऐसा इंसान, इतने महान इंसान नहीं बैठ पाए, जो इतने सिंपल से बिस्तर पर इतना महान इंसान बैठा हुआ है। और इसी वजह से ये बिस्तर उनके लिए जो है वो बहुत गौरवशाली है। अरे बात ध्यान, हाँ ये पॉइंट समझना है बेटा अच्छी तरह से। चलो ये भी लिख दो, ये दोनों लिख दो, तो फिर उसके बाद वाले शॉर्ट क्वेश्चन समझो। फिर उसके बाद का हमारा क्वेश्चन आता है कि गांधी जी के शेल्फ में कौन कौन सी पुस्तकें थी। गांधी जी के शेल्फ में कौन कौन सी बुक्स रखी हुई थी वो। तो इसमें हम लोग ऐसे लिखे नहीं कि भाई लेखक जब गांधी जी की कुटिया में विजिट करने के लिए गए थे, वहां पर उनकी सब चीजें देखने गए, तो गांधी जी के बिस्तर के पास में ही 3 खानों वाला एक शेल्फ पड़ा हुआ था। है ना, 3 खानों वाला शेल्फ के, जिसमें गांधी जी जो जो किताबों को पढ़ते थे वो किताबें वहां पर रखी हुई थी। और कौन कौन सी पुस्तकें थी, तो भाई गांधी जी में उनके शेल्फ में रखी हुई रीथिंकिंग क्रिश्चियनिटी, हजरत ईसा, ईसाई धर्म, रामचरितमानस, गीता आणि गीताई, यह सब किताबें उनके शेल्फ में रखी हुई थी। और यह सब किताबें देखकर हमें पता चलता है कि गांधी जी सिर्फ एक धर्म में विश्वास नहीं करते थे, वो सभी धर्मों को जो है वो पूरी इज्जत देते थे, पूरी रिस्पेक्ट करते थे हर धर्म की। जो हमें उनकी इन किताबों से पता चलता है कि हर धर्म की किताबें वहां पर पड़ी हुई थी। और इनके अलावा शेल्फ के एक खाने में श्री स्वास्थ्य वृत्ति, आश्रम भजनावली, सार्थ गुजराती जोड़नी कोश, यह पुस्तकें भी थी। तो जिससे पता चलता है कि भाई गांधी जी का जो सोच थी, जो उनके कार्य थे, वो सिर्फ एक ही जगह पर सीमित नहीं थे। वो हर तरह के कार्य करना, हर फील्ड में जो है वो अपना कार्य करना बहुत अच्छी तरह से जानते थे।
तो उनकी किताबें देखकर भी पता चलता है कि गांधी जी को जो है वो कौन सी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट था, कौन सी बातें उन्हें ज्यादा पसंद थी। अरे बात ध्यान, तो आपको जब पूछे कि भाई कौन सी पुस्तकें रखी हुई थी, तो ये सब बुक्स के नेम खास लिखना उसको, बरोबर। फिर वैसे ही फोर्थ वाला क्वेश्चन भी है कि हे राम, इस स्मृति इस हे राम की स्मृति ने लेखक को किस कठोर चट्टान पर पटक दिया। कि हे राम की स्मृति, हे राम ये शब्द की स्मृति वो याद आई, तो ऐसा लगा कि लेखक को किस कठोर चट्टान पर पटक दिया। भाई ऐसा लगा कि भाई लेखक को किसी ने जो है वो कोई चट्टान पे, कोई पत्थर पे जो है वो पटक दिया हो, ऐसा उन्हें अचानक लगा। हे राम ये शब्द सुन के ही उन्हें ऐसे लगा लेखक को कि भाई किसी ने जो है वो उनका सिर चट्टान से अटका दिया है। क्यों ऐसा लगा? तो भाई इसमें भी मैंने तो शॉर्ट में लिखा है, 2 ही लाइन लिखी है, पर सुनना आंसर ध्यान से। इनमें भी हम लोग वैसा लिखेंगे कि लेखक जब बापू की कुटिया में उनकी सब चीजें देखने के लिए गए, तो उनकी सब चीजें देखकर लेखक जो है वो बहुत खुश हो रहे थे। उनका बिस्तर, उनके आसपास पड़ी हुई किताबें और सब चीजें देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे गांधी जी अभी भी यहाँ पर जीवित हैं, कि बस कुछ देर के लिए बाहर गए हैं और वापस आ जाएंगे। तो उन्हें यही लग रहा था कि गांधी जी तो अभी भी यहीं पर ही हैं। लेकिन वही चीजें देखते देखते कि सामने की दीवार पर लिखे हुए शब्दों पर उनकी नजर पड़ी, हे राम। लेखक वहीं बैठे थे, वो फील कर रहे थे कि गांधी जी अभी भी यही हैं, लेकिन फिर जैसे ही जो है वो सामने पड़ी दीवार पर उनकी नजर गई और वहां शब्द लिखे थे, हे राम। और ये शब्द सुनकर जो है वो लेखक को तुरंत वो गांधी जी की मौत का समय याद आ गया, कि बापू की मृत्यु का समय जो है वो गांधी जी को याद आ गया। तो ये वही शब्द है कि जब गांधी जी ने मृत्यु के वक्त जो है वो अपने मुंह से निकाले थे। कि गांधी जी जब जो है वो दिल्ली में थे, ये किस्सा लिख सकते हैं आप यहाँ पर, कि गांधी जी जब दिल्ली में थे तब नाथूराम गोडसे ने जो है वो सबके बीच में उनके शरीर पर जो है वो 3 गोलियां चला दी थी। और मृत्यु के वक्त गांधी जी के मुख से जो है सिर्फ यही शब्द निकले थे, हे राम, हे राम। इसी वजह से जब भी ये शब्द याद आता है, हे राम, तो यही फील होता है कि गांधी जी अब हमारे पास में नहीं है। गांधी जी की जो है वो मृत्यु हो चुकी है, कि न जाने क्यों जो है वो उस इंसान ने गांधी जी को मारा होगा, कि इतने महान इंसान को जो है वो हमसे दूर कर दिया था। और इसी इसी भावना, इसी फीलिंग की वजह से जब हे राम शब्द उनको याद आया, तो गांधी जी की मौत याद आई और लेखक को ऐसा लगा कि जैसे उनका सिर जो है वो किसी ने पत्थर पे पटका दिया हो। होता नहीं कि वो लेखक जो है वो खुद एकदम अच्छी फीलिंग में बैठे हुए थे कि यार सब चीजें कितनी अच्छी पड़ी हुई है, गांधी जी को फील कर रहे थे कि गांधी जी अभी भी यही है। और सडनली जो है वो सामने हे राम शब्द याद आया और गांधी जी को, लेखक को लगा कि गांधी जी तो अब यहाँ पर नहीं है। और उन्हें ऐसे फील हुआ कि जैसे किसी ने जो है वो उनका सिर चट्टान से पटक दिया हो ना, इतनी जोर से उनको झटका लगा। अरे बात ध्यान, हाँ ये आंसर ध्यान से समझना बेटा और ध्यान से लिखना है इसे। चलो ये भी लिख दो, जो 2 मार्क वाले क्वेश्चन थे वो। फिर उसके बाद जो 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चन हैं अब वो हम लोग समझ लें। जैसे अब उसके बाद के क्वेश्चन हमारे कि प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर, 1 सेंटेंस वाले आंसर लिखने, इसके आंसर तो हमें डायरेक्टली ही लिखने होते हैं, ठीक है ना। तो 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चन समझे कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझना। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेखक ने विश्ववंद्य व्यक्ति किसे कहा है। विश्ववंद्य, विश्ववंद्य काफी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भाई जो क्या कहते हैं वर्ल्ड सिटीजन हो, जिसे पूरी दुनिया जानती हो, जो पूरी दुनिया को जीत सकता हो, वैसा वो विश्ववंद्य कहलाता है। तो यहाँ पर लेखक ने विश्ववंद्य जो है वो व्यक्ति किसे कहा है, तो ऑफ कोर्स गांधी जी को कहा है, कि लेखक ने गांधी जी को विश्ववंद्य व्यक्ति कहा है। मैंने वर्ड लिखा है, आप पूरा सेंटेंस लिखना है आंसर में। एग्जाम में पूछा जाए तो खाली वर्ड नहीं चलेगा, पूरा सेंटेंस लिखना है। तो लेखक ने गांधी जी को विश्ववंद्य व्यक्ति कहा है। फिर बापू का बिस्तरा किन वस्तुओं से निर्मित था, कि गांधी जी का जो बिस्तर बना हुआ था वो किससे बना हुआ था। तो ये तो लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आया ना काफी बार, कि गांधी जी का बिस्तरा किन वस्तुओं से निर्मित था। तो खजूर की चटाई, उसके ऊपर एक गद्दा, और वो गद्दा खादी की चादर से ढका हुआ। इन चीजों से गांधी जी का बिस्तर बना हुआ था, ठीक है ना, इन सब से बना हुआ था। फिर बापू के तीनों बंदर इशारे से क्या कह रहे हैं, कि गांधी जी के तीनों बंदर वो क्या कह रहे हैं इशारे से। तो जनरली तो उसमें वैसा आता है कि गांधी जी के 3 बंदर कहते हैं कि एक का कान बंद है, एक की आंखें बंद है, एक का मुंह बंद है, जो तीनों ये बताते हैं कि भाई बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, जनरली ये। और यहाँ पर लेखक अपने हिसाब से कह रहे हैं कि गांधी जी के तीनों बंदर ये समझा रहे हैं कि अगर हम आंखें, कान और जुबान बंद करके आत्मस्थ होकर देखें,
तो लगेगा कि बापू यहीं पर ही है। वो बापू की कुटिया में बैठकर लेखक कह रहे हैं कि गांधी जी के तीनों बंदर हमें ये इशारा दे रहे हैं कि अगर हम जो है वो आंखें कान और जुबान बंद करके आत्मस्थ होकर मतलब अंदर ही अंदर जो है वो अगर हम रियलाइज करें, खुद में जो है वो फील करें, तो लगेगा कि गांधी जी यही है, गांधी जी यही है, वो कहीं गए नहीं है। बस हमें आंखें कान मुंह बंद करके शांति से इमेजिन करना है, शांति से फील करना है, तो लगेगा कि इन सब चीजों के साथ गांधी जी भी यही बैठे हुए हैं। और फिर फोर्थ है कि हिंदुत्व के नाम पर किसने अनर्थ किया। हिंदुत्व के नाम पर किसने अनर्थ अनर्थ किया है, बुरा काम किया है। किसने बुरा काम किया? तो बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे ने हिंदुत्व के नाम पर अनर्थ किया है। भाई जो गांधी जी का हत्यारा था नाथूराम गोडसे, उन्होंने जो है वो अनर्थ ये बुरा काम किया है। तो वो खुद भी हिंदू थे, गांधी जी भी हिंदू थे, लेकिन फिर भी जो है वो सिर्फ अपने गुस्से की वजह से इतने महान इंसान को उन्होंने मार दिया। ये बुरा काम जो है वो उन्होंने किया है, ठीक है ना। तो हिंदुत्व के नाम पर किसने अनर्थ किया? तो बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे ने। फिर थक जाने पर बापू किसके सहारे बैठते थे? कि जब गांधी जी थक जाते थे तो कहाँ और किसके सहारे बैठते? तो गांधी जी का जो बिस्तर था, उस बिस्तर के ऊपर एक बड़ा सा तकिया रखा हुआ था। गांधी जी जब भी थक जाते तो उस बड़े से तकिए के सहारे दीवार पर तकिया रख के और उसके ऊपर टेका देकर वो आराम से बैठते थे। तो बिस्तर पर रखे बड़े तकिए के सहारे थक जाने पर बापू बैठते थे। अरे बात ध्यान नोट करना है, छोटे छोटे आंसर्स हैं, सिर्फ अच्छी तरह से नोट करना। और अंतिम दिनों में बापू की सेवा कौन करता था? आखिरी के दिनों में कौन गांधी जी की सेवा करता? तो राजकुमारी अमृत कौर, पंजाब के एक गांव के जो है वो राजकुमारी थे अमृत कौर, वो जो है वो आखिरी के दिनों में गांधी जी की सेवा करते थे, ठीक है ना। वो राजकुमारी थे, अपना सब कुछ छोड़कर वो गांधी जी के पास आ गए थे और गांधी जी की सेवा में लगे थे। आई बात ध्यान, सब याद करना है बेटा, नोट कर लेना वन सेंटेंस। अब वन सेंटेंस के बाद है ना एमसीक्यू है, उसके बाद मैं एमसीक्यू समझा रहा हूँ, उल्टा जा रहा हूँ, ठीक है ना। एमसीक्यू समझाते हैं कि जिसमें सही विकल्प चुनिए। अब एमसीक्यू मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली समझा रहा हूँ, तो आपकी नोटबुक टेक्स्ट बुक साथ में रखना, ठीक है। मैं उसमें एमसीक्यू समझा रहा हूँ, आंसर भी बता रहा हूँ, नोट कर लेना बेटा। जैसे एमसीक्यू में पहला है कि लेखक कहाँ बैठा है। लेखक कहाँ बैठे हैं? सिरहाने पर, पायताने पर, बीच में कि नीचे? कहाँ बैठे हुए हैं? तो वो पायताने पर बैठे हुए, ऑप्शन बी, जो छोटी सी चटाई जैसे कहें, ठीक है ना, गांधी जी के बिस्तर के पास आई हुई चटाई, वहां पर ये लेखक बैठे हुए थे। दूसरा है शेल्फ के ऊपर रखा हुआ पत्थर का टुकड़ा कैसा है। ये शेल्फ के ऊपर जो है वो गांधी जी के बिस्तर के पास शेल्फ बना हुआ था और शेल्फ के ऊपर जो है वो एक पत्थर का टुकड़ा था। तो वो पत्थर का टुकड़ा कैसा था? तो चिकना, मुलायम, खुरदरा के उबड़ खाबड़? तो कैसा था? उबड़ खाबड़ था। चिकना, मुलायम, खुरदरा मतलब रफ कहते हैं, वैसा भी नहीं, उबड़ खाबड़ था, टेढ़ा मेढ़ा था, जिस पत्थर का गांधी जी पेपर वेट की तरह यूज करते थे। और चिकने पत्थर के टुकड़े पर क्या लिखा था? वहीं पास में जो है वो एक चिकने पत्थर का टुकड़ा भी पड़ा हुआ था, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? तो प्रेम ही भगवान है, हे राम, सत्य अहिंसा के ईश्वर एक है। क्या लिखा हुआ था? तो उस चिकने पत्थर पर लिखा हुआ था ऑप्शन ए, प्रेम ही भगवान है, प्रेम ही भगवान है, ये उसके ऊपर लिखा हुआ था। एंड फोर्थ है कि बापू की कुटिया के कितने भाग थे। बापू की जो कुटिया, जो आश्रम बना हुआ था, उसके कितने हिस्से थे? कि एक, दो, तीन, पांच या चार? तो कितने हिस्से थे? तीन हिस्से थे। एक मेन हॉल कहो, एक मेन कमरा जहां गांधी जी का बिस्तर था और सब लोग उनसे मिलने के लिए आते थे। एक दूसरा कमरा था जहां गांधी जी ज्यादातर आराम करते थे, जब कोई ना हो तो वहां पर थक जाने पर थोड़ी देर आराम करते थे। और तीसरा जो है वो एक कमरा जहां बाथरूम जैसा बना हुआ था वो। तो गांधी जी के कुटिया के ये तीन भाग थे वहां पर। अरे ध्यान, ठीक है, नोट कर लेना है बेटा, ये एमसीक्यू नोट कर लो। फिर उसके साथ जो है वो विधानों की पूर्ति कीजिए, वो भी है, कंप्लीट द सेंटेंस, है ना, उसमें भी एमसीक्यू टाइप ही है, तो वो भी ध्यान से समझो, वो भी साथ में समझा रहा हूँ कि विधानों की पूर्ति कीजिए। उसमें आपकी टेक्स्ट बुक के साथ में रखना, मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ध्यान रखना, मैं रीड कर रहा हूँ उसमें। जैसे विधानों की पूर्ति कीजिए, तो उसमें पहला दिया हुआ है कि अपने बिस्तरे पर बैठे बापू अपने डैश को घुमा रहे हैं। कि भाई अपने बिस्तर पर बैठे हुए गांधी जी किसको घुमा रहे हैं? तो काल चक्र, यरवदा चक्र,
कलम चक्र के अशोक चक्र किसको घुमा रहे हैं? यरवदा चक्र को घुमा रहे हैं। उनका यरवदा चक्र वो उनका चरखा था कि गांधी जी जो है वो बिस्तरे पर बैठे हुए यरवदा चक्र है, जैसे वो यरवदा चक्र था कि जिनसे जो है वो हर कोई मंत्र मुग्ध हो गया था। ये गांधी जी का चरखा कि जिनसे जो है वो पूरा देश उनकी राह पर चल बैठा था। तो वो बिस्तर पर बैठे हुए अपने यरवदा चक्र अपनी जो है वो चरखे को घुमा रहे हैं। आगे बात ध्यान। सेकेंड एमसीक्यू है कि बापू को समझने के लिए इस छोटे से शेल्फ को डैश ही होगा। बापू को समझने के लिए ये छोटे से शेल्फ को डैश होगा क्या? भली भांति देखना, उचित प्रकार से देखना, अच्छी तरह से देखना और सूक्ष्मता से देखना। तो क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए आएगा, भली भांति से देखना। जो टेक्स्ट बुक में सेंटेंस है उसके हिसाब से कि बापू को समझने के लिए इस छोटे से शेल्फ को भली भांति देखना होगा। मतलब अगर गांधी जी को समझना है तो उनके इस शेल्फ को हमें जरूर देखना होगा। ठीक है। हाँ, और थर्ड है इन्हीं चटाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठते और बापू के मुख से निकले डैश का पान करते। भाई ये वही चटाइयाँ थी कि जहां पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठते थे और बापू के मुख से किसका पान करते थे? पान करना मतलब कि भाई ग्रहण करना, समझना। किसका? तो भजन, वक्तव्य, भाषण के वचनामृत। क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन डी आएगा, वचनामृत। वचनामृत मतलब वचन के अमृत, अच्छी अच्छी बातें। ये वही चटाइयाँ हैं कि जहां पर देश विदेश के लोग आकर बैठते थे और गांधी जी के मुख से निकली हुई वचनामृत अच्छी अच्छी बातों का पान करते थे, मतलब के समझते थे, ग्रहण करते थे उसे। ठीक है, समझना है बेटा अच्छी तरह से। विधानों की पूर्ति भी देख लीजिए और लास्ट जब आशय स्पष्ट है, आशय स्पष्ट कीजिए, वो भी आपका क्वेश्चन है ना, तो लास्ट अब वो समझ लें हम लोग। तो उसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है गद्यांशों का आशय स्पष्ट कीजिए। गद्यांश, गद्यांश मतलब गद्य के अंश। गद्य जो हमारा चैप्टर दिया हुआ उसका अंश है, उसका एक पार्ट, एक लाइन यहाँ पर लिखी गई है और उसका आशय स्पष्ट करना। आशय स्पष्ट करना मतलब उसको एक्सप्लेन करना, उसको जस्टिफाई करना, लाइन को, वो हमें करना है। मतलब आपको एक सेंटेंस दिया गया होगा और उस सेंटेंस को जस्टिफाई करना है, उसका मीनिंग हमें समझाना है। अब ये जो आशय स्पष्ट आता है ना, मैंने यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन लिखे हैं, इसका आंसर मैंने नहीं लिखा क्योंकि इसका आंसर जो है वो आप लोगों को खुद बनाकर लिखना होता है, ओन वर्ड्स में लिखना होता है। जैसे हम लोगों को क्या है ना, वो कुछ निबंध लिखने होते हैं, राइटिंग स्किल आती है, निबंध आता है, पत्र आता है, अहवाल आता है, तो उन सब की तरह आशय स्पष्ट भी ओन वर्ड्स में लिखना जरूरी है। जितना अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन करोगे उतना ज्यादा बेटर होगा। इसलिए मैं ओरली समझा रहा हूँ कि इसमें क्या पॉइंट्स लिखने, लिखो आप अपनी तरह से। नहीं तो मैं ओरली समझा रहा हूँ, उसके बाद भले मेरी रेफरेंस बुक हो, डाइजेस्ट हो, कोई भी बुक में से आप एक एक बार ध्यान से देख लेना कि उसमें से क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, फिर उसके हिसाब से आप लोग एक्सप्लेन करना। एक बार रीड जरूर करना पर ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करने होते हैं, तो ध्यान देना। और आशय स्पष्ट करते वक्त जब आप ये सेंटेंस लिखो तो उसको पार्ट बनाना कि पहले जो है वो एक सेंटेंस का सिंपल मीनिंग क्या है वो पहले एक दो लाइन में लिखो, तो सिंपल मीनिंग इस सेंटेंस में कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद जो है वो मेन पॉइंट होता है, मेन 5 6 7 8 लाइन में कोई एग्जाम्पल देकर इस सेंटेंस को समझाओ, कोई एग्जाम्पल दे के समझाओ। अगर वो एग्जाम्पल जो है वो टेक्स्ट बुक का है तो भी ठीक है, टेक्स्ट बुक में से कोई एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है तो आप अपना एग्जाम्पल बना के लिखो तो भी ठीक है। ठीक है ना, इसी का एग्जाम्पल लिखोगे तो भी बढ़िया है, नहीं लिखोगे बाहर का कोई लिखोगे तो भी बढ़िया। और लास्ट में उसी का ही फिर से कोई मोरल हो या उसी कोई दूसरी तरह से समझाना हो तो वो आप समझा सकते हो। ठीक है, ऐसे आशय स्पष्ट लिखा करो 3 पार्ट करके। पहले में सिंपल मीनिंग, दूसरा मेन पार्ट कोई एग्जाम्पल के थ्रू इसे एक्सप्लेन करना डिटेल में, लास्ट में कुछ मोरल या उसी को ही फिर से समझाना। बरोबर ना, तो ध्यान से समझना, मैं बता भी रहा हूँ। जैसे देखो पहला है कि आदमी का दुर्भाग्य कभी कभी सौभाग्य बन जाता है, कि आदमी का दुर्भाग्य मतलब बुरा नसीब भी कभी कभी सौभाग्य तो भाई सदनसीब हो जाता है, अच्छी बात हो जाती है। अब इसको ऐसे कहेंगे ना कि भाई इंसान जो है वो अपने दुर्भाग्य और सौभाग्य को बहुत मानता है। इंसान के साथ कुछ भी अच्छा हो तो कहता है कि भाई ये जो मेरा सौभाग्य है, भाई अच्छा नसीब है जो ये सब अच्छा हो रहा है। कुछ बुरा होता है तो कहता है कि भाई ये तो दुर्भाग्य है, भाई मेरा तो नसीब ही खराब है। ठीक है ना, भाग्य ही खराब है। इंसान अपने साथ जो कुछ भी होता है उसे वो सौभाग्य और दुर्भाग्य से जरूर जोड़ता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कि इंसान को अपने अंदर थोड़ी सी धीरज भी रखनी चाहिए, धीरज रखनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कि कब जो है वो कोई दुर्भाग्य सौभाग्य बन जाता है या कभी कोई सौभाग्य दुर्भाग्य भी बन जाता है।
ठीक है ना, हमें कोई भी चीज में उतावल नहीं करनी चाहिए, तुरंत डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि नहीं नहीं ये तो मेरे जीवन में बहुत अच्छा हुआ, मेरा सौभाग्य है, ये तो बहुत बुरा हुआ, मेरा दुर्भाग्य है। तुरंत कभी भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि क्या पता कि कल जो है वो क्या बदलाव आ जाए। इसलिए धीरज रखना चाहिए कि कभी जो है वो कोई दुर्भाग्य सौभाग्य भी बन जाता है, कभी सौभाग्य दुर्भाग्य भी बन जाता है। यहाँ हम उल्टी तरह से तो नहीं, ऐसे ही समझाएंगे दुर्भाग्य सौभाग्य बनता है कैसे। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू पहले 2-3 लाइन में यही एक्सप्लेन करेंगे कि भाई इंसान को धीरज रखना जरूरी है। ठीक है ना, कि तुरंत कोई भी कार्य को दुर्भाग्य और सौभाग्य से जोड़ना नहीं है, धीरज रखो। क्यों? क्योंकि इसी को ही अब एक्सप्लेन करेंगे, दूसरे पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना पूरे एग्जाम्पल के साथ। जैसे आप टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है वो भी याद रख सकते हो कि यहाँ पर लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी, लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी वो गांधी जी के कहने पर अपना जीवन में सब कुछ छोड़कर वो आजादी की लड़ाई में जुड़ गए थे। उनको बहुत मुसीबतें सहन करनी पड़ी, लेकिन फिर भी गांधी जी के लिए उनकी पूरी जो है वो श्रद्धा थी, पूरा विश्वास था। लेकिन एक बात का उनके मन में जो है वो बहुत दुख था कि अपनी पूरी जिंदगी में वो गांधी जी से फेस टू फेस नहीं मिल पाए, और इसी वजह से वो इस बात को खुद का दुर्भाग्य मानते थे, कि वो खुद का दुर्भाग्य मानते थे कि भाई वो कभी गांधी जी से मिल नहीं पाए हैं। लेकिन कई सालों बाद भले अब जो है वो गांधी जी नहीं है, और लेखक को जो है वो गांधी जी की कुटिया में जाने का अवसर मिला, और गांधी जी की कुटिया में जाकर गांधी जी की सभी चीजों को बहुत नजदीक से देखने का अवसर मिला। और इसी वजह से लेखक जो है वो कहते हैं कि भाई ये मेरा सौभाग्य है, मैं गांधी जी की चीजों को इतनी नजदीक से देख पा रहा हूँ। कि अगर कभी गांधी जी जिंदा होते और मैं उनसे फेस टू फेस मिलता, तो उनकी चीजें, उनकी जो है वो इस कुटिया को इतनी नजदीक इतनी अच्छी तरह से नहीं देख पाता जितना मैं आज देख पा रहा हूँ। इसलिए वो लेखक कहते हैं कि उनका दुर्भाग्य कभी कभी सौभाग्य बन जाता है, कि पहले वो खुद को दुर्भाग्य मानते थे, ये खराब चीज में दुखी होते थे कि वो गांधी जी से मिल नहीं पाए हैं, लेकिन वही बात जो है वो आज उसको सौभाग्य मानते हैं कि उस वक्त नहीं मिल पाए, अच्छा हुआ, नहीं तो आज वो इतने करीब से इन सब चीजों को जो है वो नहीं देख पाते। होता है ना। या कोई अपना एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो कोई भी, कि कभी कभार हम जो है वो कोई चीज खरीदते हैं, सपोज अगर किसी ने जो है वो कोई जमीन मकान खरीदा है, तो उसको भी अपने दुर्भाग्य या सौभाग्य से मानता है, कि कोई जो है वो जमीन मकान खरीदने जा रहा है कि उसकी इच्छा है कि मुझे ये मकान खरीदना है, और कोई कारणवश वो मकान नहीं खरीद पाया, तो उसे वो अपना दुर्भाग्य मानता है कि भाई मुझे तो ये मकान मिला ही नहीं, मेरा नसीब ही खराब है। लेकिन किसी और ने जब वो मकान खरीदा, किसी और ने मकान खरीदा, उसने जो है वो उसका सौभाग्य माना कि मुझे मकान मिल गया है। लेकिन वो मकान खरीदने के कुछ ही समय बाद पता चला कि उस मकान में जो है वो कुछ कानूनी तकलीफें हैं, कुछ लीगल प्रॉब्लम्स हैं, उसे पता चला, और उसके बाद वो मकान खरीद कर वो खुद फंस गया है। तो इसी वजह से जो खुद को सौभाग्य मानता था कि भाई वो मकान मैंने खरीद लिया है, वो उसका दुर्भाग्य बन गया कि मकान खरीद कर वो खुद फंस गया है। और जो इंसान खुद को जो है वो दुर्भाग्य मानता था कि भाई मेरा नसीब ही खराब है, ये मकान नहीं मिला, आज वो सौभाग्य मानता है कि अच्छा हुआ वो मकान नहीं मिला, नहीं तो हम भी फंस जाते। इसीलिए कभी कभी हमारा दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बन जाता है। ये एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। और इसलिए तो कहते हैं कि हमेशा अपने जीवन में जो है वो धीरज रखना चाहिए। कोई भी अगर हमारे साथ किस्सा हो रहा है, कोई भी घटना हो रही है, तो उसे तुरंत दुर्भाग्य या सौभाग्य से नहीं जोड़ना है। जीवन में धीरज रखो कि आगे जाकर उसका क्या रिजल्ट हो रहा है, क्या बदलाव आ रहा है, ये कुछ नहीं पता है, ये तो कुदरत को पता है। इसलिए धीरज रखनी चाहिए कि कभी कभी दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। आई बात ध्यान? हाँ, ध्यान से समझना बेटा इन बातों को। फिर दूसरा पॉइंट भी है कि यदि सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की जरूरत नहीं है। क्या अगर हम सच्ची राह पर हैं तो हमें क्रोध करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो इसे एक्सप्लेन करेंगे ना कि भाई इस लाइन में जो है वो सच्चाई की ताकत बताई गई है, तो दुनिया में सच से बड़ी और कोई ताकत नहीं है। जो इंसान सच की राह पर चलता है उसे कभी जो है वो डरने की जरूरत नहीं होती, कभी गुस्सा करने की जरूरत नहीं होती है। वो इंसान हमेशा शांत रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आखिरी में जीत तो सच की ही होने वाली है, आखिरी में जीत तो हमारी होगी, फिर हम क्यों डरे। तो उसे न गुस्सा करने की, न किसी के सामने अपना दिखावा करने की जरूरत पड़ती है, कि यदि सच के राह पर हैं तो हमें क्रोध करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। क्रोध तो उन्हें करना पड़ता है, गुस्सा तो उन्हें करना पड़ता है, अहिंसा तो उसे करनी पड़ती है कि जो गलत रास्ते पर चलता हो, जो झूठ बोलता हो, तो सच साबित करने के लिए गुस्सा करना पड़ता है। यदि हम सच्चे हैं तो गुस्सा क्यों करें। ठीक है, तुम जो जानो वो तुम्हारी इच्छा, हम तो सच्चे हैं भाई, तुम्हारी इच्छा, जो तुम्हें मानना हो वो मानो।
सही बात है ना। तो सच की राह पर चलने वाले कभी गुस्सा नहीं करते। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल एक्सप्लेन करो तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो गांधी जी है। गांधी जी खुद हैं, चैप्टर के हिसाब से बता सकते हैं कि गांधी जी हमेशा सत्य और अहिंसा का पालन करते थे और बहुत स्ट्रिक्टली पालन करते थे। वो हमेशा सच के रास्ते पर चलते थे चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी वजह से उन्हें कभी भी कोई चीज में गुस्सा करने की जरूरत नहीं पड़ी कि वो भले जो है वो पूरी दुनिया से अलग चले, कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो उन्होंने लड़ाई छेड़ दी सिर्फ सत्य और अहिंसा के बल पर। और उन्हें पता था कि उन्हें बहुत मुसीबतें सहन करनी पड़ी, सब कुछ जो है वो प्रॉब्लम सहन करनी पड़ी, न जाने कितने लोगों ने उनको भला बुरा कहा, लेकिन वो हमेशा शांत रहे। कभी जो है वो हिंसा नहीं की, कभी जो है वो गुस्सा नहीं किया, शांति से अपने रास्ते पर चलते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो सच की राह पर हैं और सच की हमेशा जीत होगी ही होगी। और इसी वजह से उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया, ना कभी अहिंसा की है। जो गलत बोलता है उसे जो है वो गुस्सा करने की और अहिंसा करने की जरूरत पड़ती है। एक बात ध्यान, तो ये चीज एक्सप्लेन करेंगे ना कि जो सच्ची राह पर हो तो उन्हें क्रोध करने की जरूरत नहीं है। खुद के एग्जाम्पल भी कोई भी लिख सकते हो कि जब हम कोई काम करते हैं और हमें पता है कि हमने सच काम किया, हमने गलत नहीं किया है, तो हमें हमेशा शांत रहना चाहिए, हमेशा जो है वो चुप रहना चाहिए। अगर चार लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं तुमने तो गलत किया, तुमने तो ऐसा किया है, तो ठीक है, हमें जो है वो उन पर छोड़ देना चाहिए कि ठीक है, तुम्हें जो मानना हो मानो, मैं सच्चा हूँ, मुझे पता है और मेरे भगवान को पता है। इसके बाद जो है वो कभी गुस्सा करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो इंसान झूठ बोलता है ना, वो चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, वो खुद को सच साबित करने की कोशिश करता है। जो सच्चा इंसान होता है वो ज्ञानी होता है, वो चुप रहता है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं है, उसकी साबितें खुद जो है वो कुदरत देती है कि नहीं। इसलिए सच्चे इंसान को कभी भी क्रोध करने की जरूरत पड़ती नहीं है। बराबर, ध्यान रहेगा ना, कॉन्टेक्स्ट माइंड में रखना बेटा। और थर्ड है कि झूठ शब्दों में निहित नहीं है, छल करने में है। चुप्पी साध कर भी झूठ बोला जा सकता है। कि झूठ सिर्फ शब्दों में निहित नहीं है, निहित मतलब तो भाई लिमिटेड, कि झूठ बोलना खाली शब्दों में लिमिटेड नहीं है, छल करना भी वो एक तरह का झूठ ही है। और चुप्पी साध कर मतलब चुप रहकर भी हम झूठ बोल सकते हैं, जो ज्यादा बुरा होता है। कि पहले के समय में झूठ को और आज के समय में भी कितने लोग झूठ को सिर्फ शब्दों में ही जो है वो लिमिटेड मानते हैं, कि सामने वाला जो बोल रहा है वो या तो सच है या तो झूठ है, वो उसी में ही जो है वो लिमिटेड रहते हैं। लेकिन इतना नहीं है कि झूठ सिर्फ शब्दों में लिमिटेड नहीं है, किसी के छल करना, किसी को धोखा देना, वो भी एक तरह से झूठ बोलना ही है। और चुप्पी साध कर बिना बोले भी जो है वो झूठ बोला जाता है। बिना बोले भी आप अगर किसी को धोखा दे रहे हो, इशारे से अगर किसी के साथ कुछ गलत काम कर रहे हो, तो ये भी एक तरह का झूठ है। और ये झूठ शब्दों से बोले हुए झूठ से ज्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। इसलिए ऐसा नहीं है कि भाई जो कुछ बोल रहा है तो वो सच्चा है झूठा है, बस इसके अलावा नहीं। कितने लोग ऐसे होते हैं, अब एग्जाम्पल से बताएंगे हम लोग, कि कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके शब्द तो बहुत सच्चे होते हैं, बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन हमेशा जो है वो पीठ पीछे वो छल देंगे, पीठ पीछे जो है वो एक दूसरे को धोखा देते हैं। ये जो है वो उनके शब्दों से बड़ा झूठ ये कहलाता है। कि एक बार वो शब्द बोलकर झूठ बोले, वो एक बार कम जो है वो पाप गिना जाएगा। शब्द सही बोलकर और फिर से छल करना, ये बड़ा जो है वो पाप माना जाता है। बराबर। कितने लोग होते हैं जो नहीं कहते मुंह में राम बगल में छुरी छुरी, कि मुंह में राम बगल में छुरी, कि मुंह से तो राम राम अच्छी बातें ही निकलेगी, लेकिन हमेशा पीठ पीछे जो है वो छल करते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, जो गलत कहलाता है। आप कोई इंसान के सामने जा रहे हो, किसी से कोई अगर सामान खरीद, कोई दुकानदार, या एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि कोई दुकान पे अगर हम सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं और वो उससे हम कहें कि भाई ये सामान की क्वालिटी कैसी है, कि ये जो है वो किस तरह से बना हुआ है, तो वो सामने बोलते वक्त तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगा कि इस सामान में इतने गुण हैं, ये चीजें से बना हुआ है, इससे तुम्हें ये फायदा होगा वो फायदा होगा, लेकिन चुपचाप जो है वो हमें गलत सामान ही हाथ में पकड़ा देगा। जब हम घर पर आते हैं और पता चलता है कि हमने तो गलत सामान खरीद लिया, हमारे साथ छल हुआ, तो ये चीज उससे भी ज्यादा बुरी है। तो वो जो दुकानदार है, वो दुकानदार जो है वो बहुत बड़ा पापी कहलाता है एक तरह से, कि उसके सिर्फ शब्द से उसने झूठ नहीं बोला है, लेकिन उसने जो बिना कहे झूठ बोला है ना, ये ज्यादा गलत कहलाता है। इसलिए कि चुप्पी साध कर भी झूठ बोला जा सकता है, तो चुप रहकर भी झूठ बोल सकते हैं। कितनी बार लोग जो है वो इशारों में झूठ बोलते हैं, किसी से कोई बात करो तो कोई आंखों आंखों के इशारों से एक दूसरे को कुछ बातें कह देता है। कि कोई दो लोग बात कर रहे हो, कि होता है ना कि कभी कोई लीगल एक्टिविटी चल रही है,
कुछ कानूनी काम चल रहा है, 3 लोग बैठे हुए हैं, सामने जो है वो कोई एक मुजरिम बैठा हुआ है या कोई भी बैठा हुआ है और 3 लोग आपस में आंखों के इशारों से बातें कर लेते हैं और इनडायरेक्टली जो है वो किसी एक को धोखा देने पर लग जाते हैं। तो ये जो चुप रहकर भी झूठ बोला जाता है ना, ये बहुत बुरी चीज है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में आखिरी में लिखेंगे कि हमें अपने जीवन में सावधान रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में जो है वो खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम सिर्फ लोगों के शब्दों पर जो है वो पहुंच जाए, शब्दों से नहीं। कितनी बार चुप रहकर भी लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं, कितनी बार जो है वो धोखा देकर भी लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं। हमें इनसे भी खुद को सावधान रखना जरूरी है। आई बात ध्यान? पक्का ना? तीनों सेंटेंस अच्छी तरह से समझना और ओन वर्ड्स में कोई भी एग्जांपल देकर उसे एक्सप्लेन करना। पक्का? ध्यान रहा? चलो ठीक है बेटा। तो आज जैसे हमने चैप्टर 2 उसके सब क्वेश्चन आंसर समझे। जो ग्रामर के पार्ट्स है ना, वो जो लास्ट के वो समास है या दूसरे जो पार्ट्स हैं, वो मैं ना ग्रामर के सब टॉपिक्स एक साथ फिर कवर करवाऊंगा, सब चैप्टर्स के। अभी सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स और ये पॉइंट इसमें कवर करवा रहा हूँ वीडियोस में, ठीक है ना? वो फिर सब एक साथ कवर करवाऊंगा। पक्का? तो चलो आज जैसे हमने ये चैप्टर 2 समझा, इसके क्वेश्चन आंसर समझे, फिर जो आगे के चैप्टर्स होंगे उनके क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।